जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल अभेद्य किला है। डार्क मोड सिनेमैटिक विजुअल की तरह सोचिए इसे, जहां बैकग्राउंड एकदम स्याह है और किले की दीवारें सोने की तरह चमक रही हैं। अच्छा, मतलब एक ऐसा विजुअल जो दिमाग में एकदम छप जाए। बिल्कुल। एक ऐसा दुर्ग जिसे हिलाने की ताकत बाहरी दुश्मन की लाखों की फौज में भी नहीं है। महीनों तक घेराबंदी चलती रहती है, लेकिन किले की एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं खिसकती। हाँ, और फिर अचानक एक रात सब कुछ बदल जाता है। सही कहा। वो अजेय किला रातों रात ढह जाता है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? वो दुश्मन के हथियारों से नहीं गिरता। बल्कि किले के अंदर मौजूद किसी अपने के लालच से गिर जाता है। हाँ, चंद सिक्कों और सत्ता के खोखले वादों के लिए घर के दरवाजे अंदर से खोल दिए जाते हैं। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर का दृश्य नहीं है, बल्कि उस क्रूर वास्तविकता का हिस्सा है जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सच में अक्सर जब इतिहास को संकलित किया जाता है ना, तो वो बस विजेताओं की एक सीधी कहानी बनकर रह जाता है। बिल्कुल, उन तारीखों और राजाओं की सूची के पीछे जो मनोवैज्ञानिक युद्ध या भयानक विश्वासघात छिपे हैं, उन पर बहुत कम बात होती है। और आज की इस गहन चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव का उद्देश्य ठीक यही है। आज हमारे सामने एक बहुत ही विस्तृत मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है, जिसमें पिछले 15 वर्षों के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्नों और तथ्यों का पूरा निचोड़ शामिल है। हाँ, हम चौहान राजवंश की उस ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करने वाले हैं जो अरावली की पहाड़ियों से शुरू होती है और फिर पूरे उत्तर भारत की नियति तय करती है। तो हमारा मिशन केवल यह जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। मतलब वो कौन सी रणनीतियां थी जो काम कर गईं, और वे कौन से आदर्शवादी गलतियां थी जिनकी कीमत सदियों तक चुकानी पड़ी। किसी भी राजवंश के मनोविज्ञान को समझने के लिए ना, सबसे पहले उनके दावों को समझना होता है। दावों से आपका मतलब? हाँ, उनकी शुरुआत से है। हाँ। चौहान सत्ता में कैसे आए, इसे लेकर जो उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक आवश्यकता का हिस्सा थे। अच्छा, तो महान युद्धों की बात करने से पहले ये देखना दिलचस्प है कि वे जनता के बीच अपनी वैधता कैसे स्थापित कर रहे थे। बिल्कुल, लेजिटिमेसी बहुत जरूरी होती है। या मुझे वो आधुनिक सुपर हीरो फिल्मों की ओरिजिन स्टोरी वाली बात याद आती है ना? हर नायक के पीछे एक रहस्यमयी शुरुआत होती है। हाँ, जो उसे भीड़ से अलग करती है। चौहानों के मामले में दो बहुत ही अलग सिद्धांत सामने आते हैं। जैसे? जैसे पृथ्वीराज रासो में चंबरदाई लिखते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ा तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक महान यज्ञ किया। और उसी पवित्र अग्नि से चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। अग्निकुंड का सिद्धांत, तो क्या ये सिर्फ एक मिथक है? इस अग्निकुंड के सिद्धांत को केवल एक मिथक के तौर पर खारिज करना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। मध्यकाल में सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। मतलब ये साबित करना कि आपको शासन करने का अधिकार सीधे देवताओं से मिला है। बिल्कुल, हम आग से पैदा हुए रक्षक हैं। ये नैरेटिव जनता के मन में एक दैवीय सम्मान पैदा करता है। और खौफ भी। एक तरह से ये एक बहुत ही सोची समझी ब्रांडिंग थी। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ बिजोलिया शिलालेख भी है, जिसे गुणभद्र ने लिखा है। हाँ, ये शिलालेख चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो आप देखिए, एक तरफ आग से निकले योद्धा और दूसरी तरफ विद्वानों की वंशावली। मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग वर्गों यानी योद्धाओं और ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने की एक कूटनीतिक चाल रही होगी। बहुत मुमकिन है। आप खुद को धर्म का रक्षक भी बता रहे हैं और धर्म का ज्ञाता भी। समाज के हर वर्ग की स्वीकार्यता चाहिए होती है ना? बिल्कुल। और अगर हम ठोस ऐतिहासिक शुरुआत की बात करें तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इस साम्राज्य की नींव अहिछत्रपुर में रखी, जिसे आज नागौर कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वासुदेव ने सिर्फ सत्ता नहीं हथियाई। उन्होंने बुनियादी ढांचे पर भी काम किया। सांभर झील का निर्माण और हर्षनाथ मंदिर की स्थापना उसी दौर में हुई। बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी नई सत्ता के लिए जीवन रेखा होता है। और राजस्थान जैसे सूखे इलाके में एक विशाल झील का निर्माण करवाना सिर्फ धर्म का काम नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये जल प्रबंधन के जरिए सीधे तौर पर कृषि और व्यापार को नियंत्रित करने का अचूक तरीका था। पानी जिसके पास है, पावर उसके पास है। इसी सोच को अजेरा चौहान ने आगे बढ़ाया जब उन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की।
एक नया शहर बसाना और उसे एक सुरक्षित घाटी में स्थापित करना उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। हाँ, लेकिन अजयराज के शासनकाल की जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो उनकी आर्थिक नीति में दिखती है। वो सिक्कों वाली बात। हाँ, उन्होंने अजय प्रियद्रम नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर उनकी रानी सोमलवती का नाम अंकित था। 12वीं सदी के उस पुरुष प्रधान समाज में एक शाही सिक्के पर रानी का नाम होना, अरे वाह, ये मुझे बहुत हैरान करता है ना दिलचस्प? क्या ये सिर्फ रानी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन था, या इसके पीछे रानी के परिवार का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव था? ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो सिक्के किसी भी साम्राज्य का सबसे बड़ा मास मीडिया होते थे। हाँ, अखबार तो होते नहीं थे तब। बिल्कुल। जब रानी का नाम सिक्कों पर छपा तो ये पूरे साम्राज्य को एक स्पष्ट संदेश था कि सत्ता का केंद्र केवल राजा नहीं बल्कि रानी भी है। ये शक्ति के संतुलन को साधने का एक बेहद परिपक्व तरीका था। और फिर अणुराज आए, जिन्हें अनाजी भी कहा जाता है। उन्होंने भी इसी निर्माण की नीति को जारी रखा। हाँ, अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। लेकिन इमारतों और झीलों के इस खूबसूरत आवरण के पीछे सत्ता के गलियारों में जो खूनी खेल चल रहा था, वो इस राजवंश का सबसे स्याह पहलू है। अर्णोराज की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी। उनकी हत्या उनके ही बेटे जगदेव ने की। इतिहास इसे चौहानों का पितृहंता कहता है। राजशाही का ये एक बहुत ही कड़वा नियम रहा है। जब सत्ता का लालच चरम पर होता है तो खून के रिश्ते सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। जगदेव का ये कदम दिखाता है कि गद्दी की लालसा के सामने नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। लेकिन इस अंधकार और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जो युग आता है, वो चौहान साम्राज्य को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। आप सपादलक्ष्य के स्वर्णकाल की बात कर रही हैं। हाँ, सपादलक्ष्य का स्वर्णकाल। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा और एक बात समझनी है। जब हम स्वर्णकाल शब्द सुनते हैं, वो भी मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में, तो दिमाग में लगातार होती जंग की छवि बनती है। हाँ, खूंखार योद्धाओं वाली छवि। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि चौहानों का ये स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव का शासनकाल था। सही बात है। और ये राजा खुद एक संस्कृत नाटक हरिकेली लिख रहा था। उनके दरबारी सोमदेव ललित विग्रहराज लिख रहे थे। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। एक तरफ आपके चारों तरफ खूंखार दुश्मन है और आप बैठकर नाटक लिख रहे हैं। क्या उस दौर की राजनीति में कला प्रेमी राजा का होना कमजोरी नहीं माना जाता था? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे कूटनीति की सॉफ्ट पावर के नजरिए से देखना होगा। अच्छा, सॉफ्ट पावर। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ केवल एक कवि नहीं थे, वे एक बहुत मजबूत प्रशासक थे। जब कोई राजा साहित्य और कला में इतना निवेश कर पाता है तो वो एक संदेश देता है। कैसा संदेश? यही कि मेरा साम्राज्य इतना सुरक्षित और आर्थिक रूप से इतना समृद्ध है कि हमें हर वक्त तलवार म्यान से बाहर रखने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, यानी कला को संरक्षण देना उस समय की सबसे बड़ी फ्लैक्स थी। बिल्कुल। ये दिखाना कि हम सिर्फ लड़ना नहीं जानते, हमारा समाज बौद्धिक रूप से भी बहुत आगे है। और इसी सॉफ्ट पावर के तहत उन्होंने अजमेर में उस विशाल संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया होगा। हाँ, और समय का चक्र देखिए, उसी संस्कृत पाठशाला को आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 2.5 दिन का झोंपड़ा में तब्दील कर दिया, जो आज एक मस्जिद है। वास्तुकला अक्सर विजेताओं की विचारधारा के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। सही कहा। इसके अलावा विग्रहराज ने बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर झील भी बनवाई, जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन इस स्वर्ण काल के बाद मंच तैयार होता है उस शासक के लिए जिसका नाम भारतीय इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गूंजता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ, राय पिथौरा और दल पुंगव यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाले पृथ्वीराज चौहान। जयानक का महाकाव्य पृथ्वीराज विजय उनके दौर का प्रमुख स्रोत है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते ही तराइन के खूनी मैदानों का दृश्य सामने आ जाता है। 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध, जहां पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को ऐसी शिकस्त दी कि उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। भागती हुई सेना पर वार न करना राजपूती नैतिकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। युद्ध के नियम उनके लिए हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1191 की उस जीत और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बीच जो 1 साल का अंतराल है, वो पूरे इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। ये बहुत अहम बिंदु है। अक्सर हम इन दोनों युद्धों को बस एक के बाद एक हुई घटनाओं की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उस 1 साल में ऐसा क्या हुआ? आप ही सोचिए, हारी हुई फौज ने अजय राजपूत सेना को उसी मैदान पर कैसे हरा दिया? वही तो, गौरी ने ऐसा क्या बदल दिया था? उस 1 साल में
गौरी ने केवल अपनी सेना नहीं बढ़ाई, उसने युद्ध की रणनीति का पूरा मनोविज्ञान बदल दिया। मतलब उसने राजपूतों के लड़ने के तरीके को स्टडी किया। बिल्कुल। राजपूत जहां अपनी भारी भरकम सेना और हाथियों पर निर्भर थे, वहीं गौरी ने हल्के और तेज घुड़सवारों की टुकड़ियां तैयार की। उसने राजपूती उसूलों की कमजोरी को समझ लिया था। हाँ, 1192 में उसने सीधा हमला करने के बजाय छल और गति का इस्तेमाल किया। उसने सुबह के उस वक्त हमला किया जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी। ये दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ युद्ध की कठोर नैतिकता और दूसरी तरफ जीत के लिए कुछ भी करने वाली क्रूर व्यावहारिकता। ये एक बहुत ही भयानक सबक था कि जब दुश्मन खेल के नियम बदल चुका हो तो पुराने नियमों से चिपके रहना आत्महत्या के समान है। बिल्कुल सही। और स्रोत हमें एक और दिलचस्प बात बताता है। क्या? कि जब तराइन में ये खूनी संघर्ष चल रहा था, उसी दौरान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। एक तरफ हथियारों से सत्ता बदली जा रही थी और दूसरी तरफ सूफीवाद के जरिए एक खामोश सांस्कृतिक बदलाव उस जमीन पर अपनी जड़ें जमा रहा था। तराइन की हार के बाद सत्ता का केंद्र भले ही छिन गया हो, लेकिन चौहान वंश का अंत नहीं हुआ था। हाँ, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में जाकर एक नई शुरुआत की। और यहाँ से इतिहास एक ऐसी दिशा में मुड़ता है जो हठ और शरणागत धर्म की सबसे चरम सीमा को छूता है। मुझे जलालुद्दीन खिलजी का वो आक्रमण याद आता है जब वो रणथंभौर की घेराबंदी में बुरी तरह नाकाम रहा था। हाँ, जब महीनों की कोशिशों के बाद भी वो किला नहीं भेद पाया, तो लौटते वक्त उसने अपना अहंकार बचाने के लिए कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई ये तो। बिल्कुल। जब आप सामने वाले की रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ पाते तो उसे महत्वहीन बताकर अपनी मनोवैज्ञानिक हार को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाले युद्ध का परिणाम था। किले बनाए ही इसलिए जाते थे ताकि दुश्मन रसद खत्म होने तक बाहर बैठा रहे और अंततः हार मान ले। लेकिन रणथंभौर की असली और सबसे खौफनाक परीक्षा तब शुरू हुई जब हम्मीरदेव चौहान सत्ता में आए। राजस्थानी में एक कहावत है, तिरिया तेल हम्मीए हट चढ़े न दूजी बार। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये उस आदमी के मनोविज्ञान का सटीक चित्रण है जिसने एक शरणार्थी को बचाने के लिए अपना पूरा साम्राज्य भस्म कर दिया। हम्मीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के एक मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को अपनी यहाँ शरण दी थी। जब खिलजी ने उसे वापस मांगा तो हम्मीर देव ने शरणागत धर्म का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया। अब अगर इसे आज के कूटनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये एक आत्मघाती फैसला लगता है। सच में कोई भी समझदार कूटनीतिज्ञ कहेगा कि एक भगोड़े सैनिक के लिए अपने लाखों लोगों की जान दांव पर लगाना कोरी बेवकूफी है। कूटनीति के तराजू पर यह निश्चित रूप से एक विनाशकारी फैसला था। लेकिन राजपूत मानसिकता में शरणागत धर्म केवल एक नियम नहीं था, वो उनके अस्तित्व का मूल आधार था। अगर वे शरण में आए व्यक्ति को दुश्मन के हवाले कर देते तो वो शायद किला बचा लेते, लेकिन वो नैतिक अधिकार खो देते जिस पर उनका पूरा राजपूती गौरव टिका था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये सिर्फ एक विद्रोही को पकड़ने की बात नहीं थी, ये हम्मीर देव के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई थी। और फिर हुआ 1301 ईस्वी का वो महाआक्रमण। ये राजस्थान का प्रथम साका था। आधुनिक दौर में एसी कमरों में बैठकर उस मानसिकता को समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। जब ये तय हो गया कि अब जीत का कोई रास्ता नहीं बचा है और रसद पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो समर्पण करने के बजाय राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना। मतलब अब वे किले के दरवाजे खोलकर आखिरी सांस तक दुश्मनों को काटते हुए वीरगति प्राप्त करेंगे। साका केवल एक सैन्य शहादत नहीं थी, ये दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से हराने का एक तरीका था। ये खिलजी को ये बताने का तरीका था कि तुम हमारे मृत शरीरों पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन हमारे आत्मसमर्पण पर नहीं। और किले के भीतर जो हो रहा था वो युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खौफनाक था। रानी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो किया, हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि उन्होंने अपनी अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम और एकमात्र जल जौहर है। आग में कूदने के जौहर के बारे में हमने सुना है, लेकिन ठंडे पानी में डूबकर जान देने का ये सामूहिक निर्णय, ये कल्पना मात्र ही नसों में सिहरन पैदा कर देती है। ये बताता है कि विदेशी आक्रांताओं का खौफ
किस कदर था कि मौत उन्हें एक बेहतर विकल्प लगी। नयन चंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य और चंद्रशेखर के हम्मीर हट में इस पूरी शहादत का जो विवरण है वो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये अड़ियलपन था या एक महान बलिदान। खिलजी ने रणथंबोर जीत तो लिया, लेकिन वहां उसे सिर्फ राख और लाशें मिली। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी भूख यहाँ शांत होने वाली नहीं थी। उसकी नजर अब जालोर के सोनगरा चौहानों पर थी। और यहाँ इतिहास अपने आप को एक ऐसे पैटर्न में दोहराता है जो भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी रहा है। जालोर वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने की थी, जिन्हें मोहणुत नैन्सी ने कीतू एक महान राजपूत कहा है। लेकिन जालोर तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। मध्यकालीन सैन्य लॉजिस्टिक्स का एक नियम है, आप अपनी सप्लाई लाइन के पीछे किसी दुश्मन के किले को अजेय नहीं छोड़ सकते। बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग जालोर की कुंजी था, कीटू जालोर। हाँ, जब तक सिवाना नहीं गिरता, खिलजी की सेना जालौर पर प्रभावी रूप से घेराबंदी नहीं कर सकती थी। इसलिए 1308 ईस्वी में पहले सिवाना पर भयानक आक्रमण हुआ। शासक सातलदेव ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए और खिलजी ने उस किले का नाम खैराबाद रख दिया। सिवाना के पतन ने जालोर का रास्ता खोल दिया। 1311 ईस्वी में खिलजी ने जालोर पर धावा बोला। शासक कान्हड़देव चौहान ने एक ऐसा प्रतिरोध किया जिसने खिलजी की सेना को थका कर रख दिया था। मजबूत दीवारें, अंदर पर्याप्त रसद और मर मिटने को तैयार राजपूत सैनिक। खिलजी बाहर से ये किला कभी नहीं जीत सकता था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमने एपिसोड की शुरुआत में कहा था, अपनों का विश्वासघात। बीका दहिया। हाँ, बीका दहिया नाम पा एक राजपूत सेनापति। जब बाहरी हमले काम नहीं आते तो दुश्मन हमेशा अंदर की कमजोरियों को तलाशता है। लगातार चल रहे घेराबंदी के बीच बीका दहिया को धन और सत्ता का लालच दिया गया। उस आदमी ने उन चंद सिक्कों के लिए अपने राजा, अपनी प्रजा और अपने पूरे इतिहास का सौदा कर लिया। उसने खिलजी की सेना को किले के उन गुप्त और कच्चे रास्तों की जानकारी दे दी जहां से सेना अंदर घुस सकती थी। इसके इर्द गिर्द राजस्थानी संस्कृति की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, राई राभाव रातें ही बित्या। मतलब राय या सरसों के भाव रात में ही खत्म हो गए। इस कहावत का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे परिस्थितियां और अवसर रातों रात बदल गए। जिस किले की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए रात के अंधेरे में राई के दानों का सहारा लिया गया हो, ताकि मिट्टी की कमजोरी का पता चल सके, वह किला रातों रात विश्वासघात के कारण ढह गया। सुबह तक जब लोगों को समझ आता कि क्या हुआ है, तब तक सब कुछ लुट चुका था। पद्मनाभ रचित कान्हड़देव प्रबंध हमें इस पतन की बारीकियों से रूबरू कराता है। कान्हड़देव चौहान और उनका बेटा वीरमदेव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। जब हम नाडोल, बूंदी और सिरोही जैसी अन्य चौहान रियासतों को देखते हैं, जहां सिरोही के शिव सिंह ने 1823 में सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, तो हमें समझ आता है कि साम्राज्य कैसे धीरे धीरे सिकुड़ते गए। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो आबू पर्वत के अग्निकुंड के उस रहस्यमय दावे से लेकर तराइम के उस 1 साल के गैप में बदली हुई सैन्य रणनीतियों तक, और रणथंभौर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले जल जौहर से लेकर जालौर के उस शर्मनाक विश्वासघात तक, चौहान राजवंश का इतिहास हमें केवल तारीखें नहीं सिखाता, ये मानव स्वभाव का एक बहुत गहरा अध्ययन है। ये हमें दिखाता है कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती कि वो विश्वासघात को रोक सके, और कोई भी सेना इतनी बड़ी नहीं होती जो शरणागत धर्म जैसी अटूट नैतिकता को आसानी से कुचल सके। सच में इतिहास सिर्फ उनका नहीं है जो जीते, बल्कि उनका भी है जिन्होंने ये तय किया कि वे किस कीमत पर हारेंगे। बहुत सही कहा। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। चौहान राजवंश की इस यात्रा को समझने के बाद अब हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, अगर बीका दहिया जैसे सेनापतियों ने सत्ता और पैसों के लालच में आकर वो गुप्त रास्ते न बताए होते, या फिर अगर हमीर देव ने अपनी वो अटूट जिद छोड़कर कूटनीति का रास्ता चुना होता और उस एक विद्रोही को खिलजी को सौंप दिया होता, तो क्या आज भारत का वर्तमान नक्शा कुछ और होता? क्या अड़ियल नैतिकता और उसूल अंततः एक महान साम्राज्य का निर्माण करते हैं, या वही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये इतिहास की उन परतों में छिपा है जिन्हें आज हमने खंगाला है। सोचते रहिए।